हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ आप समझिएगा, अंतिम रिवीजन की बात करने जा रहा हूँ। जो हम अंतिम रिवीजन करेंगे, चूँकि हमारा एजुकेशन का जो पेपर है वो 8 दिसंबर का पेपर है। अब 8 दिसंबर का जो पेपर है तो उसमें आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक पढ़े जाएं जिसके आधार पर हमारा पेपर पहली बार में क्रैक हो जाए। तो आज हम उन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक है हमारे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टॉपिक ऐसे कौन से लिए जाएं जो आपके लिए फायदा साबित हों। अब टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे टॉपिक हों जो अच्छे से तैयार हमको करने हैं। अब इन टॉपिक को अगर हमने तैयार कर लिया तो फिर हमारा यूजीसी नेट क्रैक बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक स्मार्ट स्टडी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें हम पहला टॉपिक देखो, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि जो हमारे भारतीय दार्शनिक हैं। अब हमारे भारतीय दार्शनिक कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भारतीय दार्शनिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे विवेकानंद हैं, विवेकानंद हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, महात्मा गांधी हुए, अरविंद घोष हुए, सावित्रीबाई फुले हैं, पाउलो फ्रेरे हैं। क्योंकि ये इनमें से कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। अगर आपने इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका आराम से पेपर क्रैक हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक स्मार्ट स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक स्मार्ट स्टडी होगी तो उसके आधार पर हम बहुत अच्छी तैयारी से आगे जा सकते हैं। कहते हैं ना कि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना, अगर हमको ये सब बातें पता हो तो आराम से हमारा पेपर तैयार अच्छे से हो जाता है। अब मान लीजिए मैं आपको फाइनल रिवीजन में यही तो बात बता रहा हूँ कि अगर आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, जैसे विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, पाउलो फ्रेले, सावित्रीबाई फुले, नेल नोडिंग्स, तो यहाँ से कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर लगाया 3 में से 1 क्वेश्चन आते ही आता है, उन 4 में से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं। तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। अगर आपने ये भारतीय दार्शनिक अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर करने में। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो नेक्स्ट में हमें क्या पढ़ना है, देखो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो हमें शिक्षा पढ़नी है। अब शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये वाली बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो शिक्षा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी अनौपचारिक शिक्षा, दूसरी होती है हमारी औपचारिक शिक्षा, और तीसरी होती है हमारी निरौपचारिक शिक्षा। तीसरी कौन सी होती है? हमारी निरौपचारिक। यानी पहले लिखी मैंने अनौपचारिक, दूसरी लिखी है औपचारिक, और तीसरी लिखी है निरौपचारिक शिक्षा। क्लियर बात है। अब ये निरौपचारिक शिक्षा लिखने का, ये अगर तीनों के प्रकार हमें अच्छे से पता चल गया तो आराम से हमारा एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी आपको पता है शिक्षा के प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, और विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, पाउलो फ्रेरे, सावित्रीबाई फुले, नेल नोडिंग्स से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। ये वाली बात आपको अच्छे से पता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे समाजीकरण। समाजीकरण से हर बार क्वेश्चन आता है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा कि समाजीकरण से क्वेश्चन हर बार है। एक तो समाजीकरण किसे कहते हैं और समाजीकरण के साधन कौन कौन से हैं। साधन में भी आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको समझ लेना है कि प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिए तो आपका एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट भी आता है, और वो टॉपिक लिखूंगा जो आपके में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका बहुभाषिकतावाद, जो आप पिछले पेपर में भी देख लेना, जितने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आपने देखेंगे उनमें देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि बहुभाषिकतावाद किसे कहते हैं। और इसके साथ में एक और आता है वंशानुक्रम और वातावरण। एक और आता है वंशानुक्रम प्लस वातावरण, क्योंकि इन दोनों से कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि वंशानुक्रम किसे कहते हैं, वातावरण किसे कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि वंशानुक्रम क्या है और वातावरण क्या है। क्लियर बात है। अब उसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, उसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा। इससे भी हर बार क्वेश्चन एक आ रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है और रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है, क्योंकि इनको भी समझना
आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्रीवियस पेपर भी उठा के देखेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है और रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, बहुभाषिकतावाद से भी क्वेश्चन आता है, वंशानुक्रम से भी आता है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा मूल्यांकन या सीखने की अक्षमता। सीखने की अक्षमता से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी आपका पूछा जाएगा, क्योंकि सीखने की अक्षमता से हर बार एक क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। बहुभाषिकतावाद से भी आएगा, वंशानुक्रम वातावरण से भी आएगा, शिक्षा के प्रकार से भी आएगा, सामाजिकरण से भी आएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणा से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। ये वाली बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है नेक्स्ट मूल्यांकन। मूल्यांकन पिछले बार पेपर में देखा जाए तो बहुत कई बार पूछा गया है। मूल्यांकन किसे कहते हैं और मूल्यांकन के प्रकार, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है हमारा संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक, इन दोनों में से एक आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। एक होता है नेक्स्ट, इन दोनों में से एक कंपलसरी आता ही आता है। उसके बाद आता है हमारा निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। उसके बाद हमारा आएगा उपचारात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन। उसके बाद इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आएगा हमारा सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। उसके बाद आएगा सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। और उसके बाद आएगा सीखने के रूप में आकलन। इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सीखने के रूप में, सीखने का, सीखने के लिए, सीखने के रूप में, इन तीनों में से एक आएगा। उसके बाद आएगा सीसी यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये भी एक क्वेश्चन लेके आते ही आता है। ये मूल्यांकन आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जब तक आप इस मूल्यांकन को ढंग से तैयार नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है अनुसंधान, क्योंकि अनुसंधान सबसे बेस्ट है। फर्स्ट पेपर में भी आपको मिलेगा, सेकंड पेपर में भी आपको मिलेगा। अनुसंधान जब आप पढ़ेंगे तो अनुसंधान के स्टेप भी आपको पढ़ने हैं। स्टेप कौन कौन? समस्या का चयन करना, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष, सामान्यीकरण, ये आपको पढ़ने। अब उसके बाद आपको एक्शन रिसर्च के भी आपको स्टेप पढ़ने, जो हर बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे, सेकंड पेपर में पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर में आपको पूछे जाते हैं, सेकंड पेपर में पूछे जाएंगे, जिसकी फुल फॉर्म है प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंट, रिफ्लेक्टिंग, यानी PADR, जो मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ, PADR आप लिख लेना, PADR, प्लानिंग, एक्टिंग, डेवलपमेंट, रिफ्लेक्टिंग। उसके बाद आपको एक्शन रिसर्च का उद्देश्य भी लिख लेना है कि कक्षा और विद्यालय की तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए इस का प्रयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाली बात भी आपको समझनी है बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, सैंपल पढ़ेंगे। सैंपल, जो सैंपल बहुत ज़्यादा आता है। सैंपल दो प्रकार की होती है, ये भी आपको पता है। एक होती है प्रकार, अगर आपसे पूछे तो आपको पता है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार? दो। एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी संभाव्य और असंभाव्य। इसको आपको पढ़ना है। संभाव्य में 6 आते हैं, असंभाव्य में 7-8 आते हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी होती है, क्योंकि इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपको सैंपल अच्छे से तैयार हो गई। उसके बाद आपको और क्या पढ़ना है? हाइपोथेसिस। अब क्या पढ़ना है आपको? हाइपोथेसिस पढ़ना है। हाइपोथेसिस क्या होती है ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। हाइपोथेसिस की आपको विशेषताएं भी पढ़नी है, क्योंकि विशेषताओं से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके साथ में आपको समस्या भी पढ़नी है। समस्या की भी आपको विशेषताएं पढ़नी है, जो कि हाइपोथेसिस की विशेषता और समस्या की विशेषता, इन दोनों से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्योंकि हाइपोथेसिस की विशेषता कौन कौन सी होती है, समस्या की विशेषता कौन कौन सी होती है, ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। जब तक आप इन दोनों को नहीं ढंग से करेंगे तब तक आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। क्लियर बात है। अब उसके साथ परिकल्पना के आपको प्रकार भी पढ़ने हैं। परिकल्पना के प्रकार से भी आता है क्वेश्चन हर बार। अब प्रकार आपको 2 प्रकार पढ़ने हैं। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछेगा शून्य परिकल्पना से, दूसरा पूछेगा विकल्प परिकल्पना से। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि शून्य परिकल्पना किसे कहते हैं, विकल्प परिकल्पना किसे कहते हैं। और इनके साथ में आता है टाइप एरर 1 और टाइप एरर 2। टाइप एरर 1 और टाइप एरर 2, इनको भी समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिकल्पना से ये क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। क्लियर है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसको भी देखते हैं, क्योंकि इनका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हाइपोथेसिस विशेषताएं, शून्य परिकल्पना, विकल्प परिकल्पना, टाइप एरर 1, टाइप एरर 2, समस्या की विशेषताएं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अभिक्षमता परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कंपलसरी। अभिक्षमता परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण, इन दोनों से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इन दोनों से क्या मिलेगा? आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अभिक्षमता परीक्षण क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण क्या कहता है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों में से आप पिछले प्रीवियस पेपर में भी देखोगे तब भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर बात है। अब उसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके सिद्धांत से। प्रोग्राम्ड लर्निंग या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिछली बार में पेपर में, जो 19 जून वाला पेपर हुआ था। उसमें आपको बताना ही बताना है कि प्रोग्राम्ड लर्निंग क्या होता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये आपको समझ में आ गया तो आपका एक क्वेश्चन समझो। इसके प्रकार भी हैं रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। मूल्यांकन हो गया, उसके बाद ये सारा सब कुछ हो गया। अब उसके बाद आपको पढ़ना है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र पिछली बार पूछा गया है, जो आपको पता होगा, आपने अगर पेपर दिया तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण का आराम से पूछा गया कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग का समय भी पूछ सकता है इस बार आपसे, तो आप आराम से इनको तैयार कर सकते हैं। क्लियर बात है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्या होता है, आयोग। आयोग या शैक्षिक तकनीकी पढ़ लीजिए। पहले शैक्षिक तकनीक को देख लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी विशेषताएं आपको पढ़नी है। शैक्षिक तकनीकी विशेषताओं से आपको समझना है कि शैक्षिक तकनीकी विशेषता कौन कौन सी होती हैं। शैक्षिक तकनीकी विशेषता कौन कौन सी होती हैं। इसके साथ ही हम आपको संप्रेषण पढ़ाएंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। शैक्षिक तकनीक के आपने देखा होगा उपागम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिसिस, ये सारे के सारे मिलेंगे। इसके साथ ही हमें पढ़ना संप्रेषण। अब संप्रेषण को भी समझना है कि संप्रेषण कौन कौन से होते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के उद्देश्य, संप्रेषण की विशेषताएं, ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। प्रकार से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया चरोनोमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, पैरालिंग्विस्टिक, मेटा संप्रेषण, ऑब्जेक्टिव्स, ये प्रकार से यहाँ पर हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान वाला। क्योंकि आपको फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके सेकंड पेपर में तो आपको 10 क्वेश्चन तो आपके इसके आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयोग। आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1835 से लेकर 2020 तक, 1835 से लेकर 2020 तक। इसमें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है एनसीएफ 2005, जो पिछली बार बहुत पूछा गया है, और 2020 भी बहुत पूछा गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसके साथ ही आप निपुण को भी पढ़ लीजिएगा, जो मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ। इसके साथ आपको निपुण को भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। निपुण, क्योंकि निपुण बहुत ज़्यादा है। मैंने वीडियो बना रखी है इसके पहले, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आप वीडियो को देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जो आप लास्ट टाइम पर आप रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये आप पढ़ लेंगे तो आपको ठीक रहेगा कि ये चीज़ें हमने आपको यहाँ से अच्छे से तैयार कर ली, समझ लेना आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी भी आपको अच्छे से पढ़नी है। क्रिएटिविटी के पिछली बार चरण पूछे गए, लेकिन क्रिएटिविटी में आपको विशेषताएं इसके पढ़नी है, अपसारी चिंतन पढ़ना है, अभिसारी चिंतन पढ़ना है। ये वाली बात भी आपको समझना है कि अपसारी चिंतन कौन सा होता है, अभिसारी चिंतन क्या होता है। ये भी बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए कि अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन होता क्या है। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर आपको पढ़ना है कि हार्वर्ड गार्डनर किसे कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर 9 प्रकार की बुद्धि बताइए जो आपको पढ़नी है, जिसमें इंटरपर्सनल, स्थानीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, नैसर्गिक प्राकृतिक बुद्धि, ये सारी की सारी बातें आपको ढंग से पढ़नी है। क्लियर है। चूँकि बहुबुद्धि और हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हर बार पूछा जा रहा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स से आपको पढ़ लेना है। फ्लैंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया पर बल दिया एक अध्यापक की, जिसमें उसने 10 बिंदुओं पर एनालिसिस किया है, तो इसको भी पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके कथन कितने, 10 कथन है, जो प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन में जैसे उन्होंने बांटे। आप इनको भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये तैयार आपने कर लिया। फ्लैंडर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछेगा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक तकनीकी से। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक तकनीकी से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरामेट्रिक तकनीक क्या होती है और नॉन पैरामेट्रिक तकनीक क्या होती है। ठीक है।
पैरामेट्रिक तकनीक क्या है, नॉन पैरामेट्रिक तकनीक है, ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक का आपको प्रकार पढ़ लेना है, सहसंबंध गुणांक की विधि पढ़ लेनी है, उसका मान पढ़ लेना है। कोरिलेशन है ना, इसके जनक गाल्टन भी बताए गए हैं। सहसंबंध गुणांक, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी विधि कौन कौन सी है, इसका मान क्या है, ये सारी की सारी बातें आपको सहसंबंध गुणांक में पढ़नी है। क्योंकि जब तक आप सहसंबंध गुणांक को डिटेल में, आंशिक सहसंबंध होता है, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक, रेखीय और चतुष्कोणिक, बिंदु सुरेख, द्विसेड़िक, ये सारे के सारे, एक कल्चर, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है इस बात। उसके बाद आप पढ़ेंगे चर। चर भी पढ़ेंगे, चर भी बहुत अच्छा है, जिसकी मान में परिवर्तन होता है, जैसे स्वतंत्र चर हुआ, आश्रित चर हुआ, बाह्य चर हुआ, मध्यवर्ती चर हुआ, ये भी आपको पढ़ने हैं। यानी स्वतंत्र, आश्रित, मध्यवर्ती, बाह्य, ये चर भी आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला ही है कि यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पढ़ने वाला है अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्शन रिसर्च, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, दूसरा आपको हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक। उसके बाद तीसरा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा एथनो मेथोडोलॉजिकल यानी प्रजाति वृत्तक, एथनो मेथोडोलॉजिकल, जिसको हम बोलते हैं प्रजाति वृत्तक, और निर्जातीय जो सहसंबंध से समाज संबंध है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा फिनोमेनोलॉजिकल, जिसको हम गुणात्मक अनुसंधान भी कह सकते हैं, गुणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसको हम घटनोत्तर अनुसंधान भी कह सकते हैं, घटनोत्तर, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसको भी आपको ढंग से पढ़ लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है हर बार। इन 4 क्वेश्चन, और उसके बाद आप फंडामेंटल भी पढ़ सकते हैं, अप्लाइड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक वर्णनात्मक होता है, एक सर्वेक्षण होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले, जो यहाँ से क्वेश्चन हर बार आएगा ही आएगा। आपको यार फर्स्ट पेपर में 5 नंबर का है, सेकंड पेपर में भी आपका टॉपिक है, तो आप आराम से इनको पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, क्योंकि इन टॉपिकों को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये टॉपिक आपने अगर तैयार कर लिया अच्छे से, तो आपका पेपर पहली बार में क्रैक हो सकता है। क्योंकि जो भी पेपर क्रैक करने होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अगर ये वाली बात हमें पता चल जाती तो आराम से हम पढ़ लेते। उसके बाद हम पर्सनैलिटी पढ़ सकते हैं, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व की विधियाँ पढ़ लेंगे। विधियों में IBT, TAT, CAT, SAT, और उसके प्रकार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यक्तित्व से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी विधियों से बात कर लेंगे, IBT, TAT, CAT, SAT, ये सारे के सारे, WAT, ये बहुत सारे SCT, इनमें से हमें पूछ लेता है कि IBT, MMPI, 16 PF, ये आपको पढ़ने। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मापन। मापन के स्तर से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है, मापन के स्तर, इससे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके 4 स्तर हैं, नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। इन चारों स्तरों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नामित स्तर किसे कहते हैं, क्रमित स्तर किसे कहते हैं, अंतराल स्तर किसे कहते हैं, अनुपात स्तर किसे कहते हैं, ये आपको याद कर लेना। क्रम से ही पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है, हर बार क्वेश्चन पुटअप हो रहा है यहाँ से, ये वाली बात आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर बात है। क्योंकि ये जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मूल्यांकन और मापन, मूल्यांकन से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपके इस वाले टॉपिकों से आराम से पुटअप हो जाएंगे, अगर आपने इनको समझ लिया। क्योंकि यहाँ से भारतीय दार्शनिक से भी क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा के प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन कम सामाजिक अर्थ से भी एक क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद बहुभाषिकतावाद से एक आ रहा है, पंचसंक्रम वातावरण से भी आ रहा है, लैंगिक पूर्व रूढ़बद्ध धारा से भी आ रहा है, अभिक्षमता उपलब्धि परीक्षण से भी आ रहा है, और आपको ये आपको पता है आयोग से भी क्वेश्चन आता है, और ये शून्य परिकल्पना, विकल्प परिकल्पना, टाइप एरर 2 से भी आ रहा है, शैक्षिक तकनीकी से भी क्वेश्चन पुटअप करता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं, अगर वो टॉपिक अच्छे से हमको समझ में आ जाए, और सबसे ज़्यादा आपको पता है मूल्यांकन, एक शिक्षक ने की अक्षमता पिछली बार पूछी डिस्प्रैक्सिया, जो 1 से अधिक पाई जाती है लिखने पढ़ने और चलने में, जिसमें 1 से अधिक अक्षमता पाई जाती है वो डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, जो पिछली बार पूछी गई है। अब की बार ज़्यादा पूछ सकता है, रचनात्मक, संकलनात्मक, निदानात्मक, उपचारा, सीखने का, सीखने के लिए, सीखने के रूप में, यहाँ से हर बार क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये टॉपिक वो हैं जो आपको तैयार करने ही करने। अगर ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो गए तो आपका पेपर क्रैक हुआ है। रिसर्च के स्टेप आपको तैयार करने हैं, एक्शन रिसर्च के स्टेप आपको तैयार करने हैं, सैंपल आपको याद करनी है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो ये संभाव्य और असंभाव्य न्याय आदर्श, ये भी आपको याद करने चाहिए। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया मिलान से,
तो ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर आपने इनकी तैयारी की है तो क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर है। उसके बाद आपको मैंने प्रकार बता दिए कि प्रकार से आप इनको पढ़ ले सकते हैं। सैंपल के प्रकार भी मैंने आपको बता दिया, 2 संभाव्य असंभाव्य, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ये वाली बात होती है। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको साइड में भी लिखा है क्रिएटिविटी, विशेषताएं, अपसारी, अवसारी, ये सारे के सारे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्लियर है। ये है। अब तैयार करती रहिए, क्योंकि परसों का पेपर है। अब जब तक परसों का पेपर नहीं होगा तब तक तो आपको ये तैयार करना ही करना, और आपकी मेहनत पिछले 4 महीने की मेहनत है जो आपको सबसे बेस्ट। हाइपोथेसिस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रिएटिविटी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्लेंडर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शैक्षिक तकनीकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संप्रेषण के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछा है, आयोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, और ये वाले क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो गए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि मेहनत तभी रंग लाती जब हम स्मार्ट स्टडी करते हैं, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा ज्ञान हमें अर्जित करना है, कम समय में ज़्यादा, ये गारंटी है। आयोग से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1835 2020, एनईपी 2020 बहुत क्वेश्चन लेके आ रही है, एनसीईआरटी 2005 पिछली बार बहुत क्वेश्चन लेके आया है। तो ये सारे आपको याद करने हैं। जब आपके ये याद हो जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर को करने में। ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्लियर है। आप इनको पढ़ें ढंग से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने फ्लेंडर्स भी अच्छे पढ़ा दिया, प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, ये वाली बात मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, क्रिएटिविटी, विशेषताएं, अपसारी, अवसारी, हार्वर्ड गार्डनर, 9 प्रकार, ये है सहसंबंध गुणांक, मान, विधि, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर, मध्यवर्ती चर, मापन के स्तर, नामित, क्रमित, अंतराल, अनुपात, पर्सनैलिटी की विधियाँ, IBT, TAT, CAT, ये वाली हैं। क्योंकि इनको तैयार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं, और इन टॉपिकों को याद करते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आपके लिए फ़ायदा रहेगा तो आप पेपर जब हम पढ़कर जाते हैं ना, पेपर पढ़ा हुआ अगर हमारे सामने आ जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा। और 30 से 40 क्वेश्चन अगर आपके पहले 1 घंटे में ठीक हो गए तो आपको कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर पहुँच जाएगा। और इसी को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इसी को समझने के लिए। क्योंकि जब तक आप पढ़े हुए आपका क्वेश्चन पुटअप नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा और देख लेते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक आपके आ सकते हैं, ये वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप और भी हैं। अभी देख लेते हैं कि मान लीजिए हम वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, इनको भी जान लेंगे जो अभी बताने वाला हूँ कि वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। तो आज हम देख ले रहे हैं कि वैदिक काल कौन होता है। वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, इनके आपको संस्कार पढ़ लेने हैं। इनके आपको संस्कार पढ़ लेने कि वैदिक काल कौन सा होता है, बौद्ध काल कौन सा होता है, मुस्लिम काल कौन सा होता है। इनके आप संस्कार पढ़ लीजिएगा, इनके आप संस्कार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में आप पढ़ लेना सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, इनसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आता ही आता है। इनके तत्व पूछ लेना। उसके बाद आप पढ़ लेना आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। आदर्शवाद पढ़ लेना, प्रकृतिवाद पढ़ लेना, यथार्थवाद पढ़ लेना और प्रयोजनवाद पढ़ लेना। इनसे भी आपका हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन चारों से आएगा ही आएगा, बस आपको समझना है। मैं आपको चाहूँ तो एक लाइन में मैं आपको इनको बता दूं कि आदर्शवाद किसे कहते हैं। तो आदर्शवाद जो सबसे ज़्यादा बल देता है वो भगवान पर बल देता है, यानी भगवान से संबंधित भगवान, मन, विचार, मस्तिष्क। प्रकृतिवाद, यथार्थवाद वैज्ञानिक ज्ञान पर बल, और प्रयोजनवाद सामाजिक और प्रजातांत्रिक भावना पर बल देता है। इन टॉपिकों को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है।